हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VKMGS सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित मेन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। और जो ऐसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग मेन रूप से देखेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या संबंध है और ये क्या है और इसका मानव जीवन से क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और मेन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। यह जो पर्यावरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई, इन्वायरनर से हुई है। यानी फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई है, जिसका शब्द है घेरना या घिरा हुआ। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश जो होता है पर्यावरण कहलाता है। यानी सजीवों, जिसमें जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के आसपास अथवा उसके चारों ओर उपस्थित जो आवरण है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उसके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो यह जो 1986 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जो परिभाषा है, यह इस तरह से है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है। जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तन को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी पर्यावरण में या वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं, उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। यानी कभी क्वेश्चन पूछते कि सहनशीलता परास क्या है, तो कोई जीवधारी जिस वातावरण में रहता है और उसमें जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को वह सहन कर ले, तो उसकी जो परिभाषा होगी वह सहनशीलता परास कहलाता है। पर्यावरण दो प्रकार के भागों में विभक्त है। दो भाग है इसके, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। इसका अभिप्राय जो है प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल को समाहित किया जाता है। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। इसमें जो इसके उदाहरण हैं, फसल का उत्पादन करना, वाणिज्यिक व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्यावरण के संघटक कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण के संघटकों को तीन प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। इसके तीन प्रकार हैं। यह तीन प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक या अजैविक संघटक, दूसरा है जैविक संघटक और तीसरा है ऊर्जा संघटक। तो जैविक संघटक के अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उसके उप संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक संघटक जो है, इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ऊर्जा संघटक जो है, इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हम लोग देखते हैं। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। दूसरा है जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। तीसरा जो है विशेषता, वह है पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। और चौथी विशेषता है कि पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पांचवी विशेषता है पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित होता है। छठवीं विशेषता है पर्यावरण की कार्रवाई ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। और सातवीं विशेषता जो है, पर्यावरण जो है सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई को हम लोग देखते हैं 2022 के अनुसार। जो ईपीआई है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसके तहत वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष शीर्ष पर है। यूनाइटेड किंगडम एवं फिनलैंड जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यानी कि जो पर्यावरण प्रदर्शन का सूचकांक है इसमें पहले नंबर पर जो है वह डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। वर्ष 2022 जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है। वर्ष 2020, 2018 एवं 2016 के सूचकांक में भारत क्रमशः 168वें, 177वें तथा 141वें स्थान पर था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है रियो समिट, स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है यहाँ पे संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यूएनएफसीसीसी के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि जो है इसका एजेंडा 21 है, जो समझौता करता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। अब ये 4 उद्देश्य कौन कौन से हम लोग देखते हैं। जैविक विविधता का जो सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण है, तो इसका जो उद्देश्य है पहला है जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। और चौथा है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है रियो 5 में 1997 ईस्वी में, यह न्यूयॉर्क यूएसए है। रियो 10 जो है 2002 में जोहान्सबर्ग जो अफ्रीका में है। और रियो 20 यानी 20 2012 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 में हुआ। स्टॉकहोम के निर्णय मतलब स्टॉकहोम में हुआ। इसके निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक है, जो भारत की विभिन्न परीक्षाओं में, छोटे बड़े सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। हर बार इससे एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो यह भोपाल गैस त्रासदी जो है यह कब हुआ था। इस त्रासदी के बाद भारत ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हैं, उसे इको मार्क 1991 से प्रारंभ हुआ, तो उसको इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इको मार्क कहाँ दिया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है। ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब उसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है, इसके अंतर्गत अंतर्निहित है। इसके अनुरूप है, इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन पर, यह जो गठन हुआ है 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न संगठन एवं संस्थान। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसकी स्थापना 1972 में की गई, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसका शॉर्ट फॉर्म है NEERI। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में नागपुर में की गई थी। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है वह है, पहला वाटर सप्लाई, दूसरा है सीवरेज प्लान एवं तीसरा है प्रौद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन होता है। तीसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA, इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, इसका शॉर्ट फॉर्म NEAA है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। चौथा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जो है 17 मार्च 1951 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय एजेंसी है। EPO का संबंध जो है मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में है वहाँ पे स्थित है। इसके कार्यालय जो है 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं। छठवां है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय भी नैरोबी केन्या में स्थित है। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा हम लोग देखेंगे कि यह अवधारणा क्या है। यह जो अवधारणा है आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों, भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया है, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाएं जो हैं वह निम्न हैं, हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं नियतवादी अवधारणा। जेटजिल ने यह अवधारणा दिया। इसने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतवादी अवधारणा को जन्म दिया। दूसरा है संभववादी अवधारणा, विडाल ली लाब्लास। ये नियतवादी अवधारणा के आलोचक हैं। ये संभववादी अवधारणा को जन्म देते हैं। इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रुज, ईसा, बोमेन, एल फेवरे व डिमांजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाए। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और इसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे एल फेवरे ने किया था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं नवनियतिवादी अवधारणा। नवनियतिवादी अवधारणा जो है, यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं O.H.K. स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की है और बताया है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा है एवं बताया है कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, इसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नवनियतवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। चौथा है सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक जो हैं प्रोफेसर कार्ल ओ शावर थे। इनके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपनी संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया है। इसके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों तथा आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती है। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की थी। पांचवा है पारिस्थितिकीय अवधारणा। यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है। इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति का एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अतः इससे इरा ग्रह के प्रबंधक की भूमिका अपेक्षित है। यह प्रबंधन पारिस्थितिकी संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है एवं इसके संसाधन सीमित हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया धीमी है, अतः इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण में एक अंतःनिर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है जिसे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन करता है। जब यह परिवर्तन सहन सीमा से अधिक हो जाता है तो विभिन्न भयावह समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जो मनुष्य सहित पूरे प्रकृति के लिए विनाशक होती हैं। राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकीय स्थिरता पर निर्भर करता है। अमेरिका की जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैंपल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। तो ये दो लोगों का भूगोलवेत्ताओं का या मत है इन लोगों का। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत जो निर्वहनीय निरंतर अथवा अस्थायी विकास शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है IUCN जो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में किया है। 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे कि UN ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं में समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या सतत विकास है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके तहत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक जो है द फ्यूचर दी वाट था। इस सम्मेलन में भारत में हरित जो अर्थव्यवस्था है इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक जो है ब्रंटलैंड हैं। 1987 में ये इसकी प्रतिपादन किए थे। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में जो अंतर है पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे। यह तथ्य क्या है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो है इम्फाल में है, यो मणिपुर में है इम्फाल।
सतत विकास के 4 मानक हैं। अंतर पीढ़ीगत समता, दूसरा है अंतरा पीढ़ीगत समता, तीसरा है लैंगिक असमानता एवं वहन अक्षमता। नवीकरणीय प्रतिस्थापना, अंतर्निर्भरता, अनुकूलनशीलता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूल विचार हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक एवं नवीकरण स्रोतों का प्रयोग स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीकी, पारिस्थितिकी संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती आदि सतत विकास को प्राप्त करने की मुख्य रणनीतियां हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2023 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की यह पहल है। वर्ष 1987 की हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट जो है द ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, इसके तहत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना जो एजेंडा है 21 कहलाती है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए जो वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमत बनी है। रियो 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 2002, यह 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। रियो 20 रियो ब्राजील जो है इसके अनुसार ब्राजील के तहत 2012 में मुख्यतः 3 तथ्यों पर बल दिया गया था। गरीबी में कमी करना, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास। उसके बाद रियो 20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रों का चयन किया गया। रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल, समुद्र और आपदा प्रबंधन। द फ्यूचर वी वांट, यह रियो 20 सम्मेलन का जो है संपूर्ण दस्तावेज है। इससे सतत विकास साक्ष्यों SDG को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG की समाप्ति के साथ लागू करने की बात कही गई है। 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क 2015 में MDG के स्थान पर SDG 2030 को लागू किया गया है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक जो थे मसानोबु फुकुओका थे। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। जलवायु का सही सूचकांक जो है प्राकृतिक वनस्पति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनसे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।